हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स बे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका आज के करेंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हमें अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में चेंजेस करते रहनी चाहिए, लेकिन अपना गोल में चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने भी कुछ चेंज किया है आपके लिए, ताकि आपके करेंट अफेयर्स के इस सेक्शन को और शिक्षाप्रद बनाया जा सके। और ये आपके लिए कितना शिक्षाप्रद साबित होगा, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख पाएंगे। ओके, तो हम लोग बिना देर किए हुए आज 12 मार्च के करेंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप लोग चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जैसी आपकी इच्छा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना है, बाध्यता नहीं है, आपकी मर्जी पर है। और यदि पसंद आए तो लाइक भी करते चलना है। ओके, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आज के करेंट अफेयर्स को। और आज के करेंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले हम लोग एज यूजुअल सुर्खियाँ देखेंगे कि पहले हम लोग का इंटरनेशनल न्यूज क्या है। आज का पहला न्यूज है हमारा इंटरनेशनल कि हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी फिर से धधक उठने के कारण चर्चा में है। यह किस देश में स्थित है? भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ब्रस्ट हुआ है। इस ज्वालामुखी में काफ़ी ज़्यादा धुआं निकला है। और हालांकि ये पहले भी हुआ था, लेकिन इस सप्ताह में ये 2 से 3 बार धुआं उठ चुका है इसमें। ओके, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग कि थॉमस बाग को किस वर्ष तक के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ओके, अगला न्यूज़ है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हमीद बोकयोको का कैंसर से निधन हो गया है। ओके, अगला न्यूज़ हमारा है कि रूस ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अगला न्यूज़ हमारा है नेशनल न्यूज़ है कि सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं। अगला न्यूज़ हमारा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा बियर एंड पे डिवाइस को लॉन्च किया गया है। हमारा अगला न्यूज़ है किस भारतीय राज्य ने घोषणा की है कि वह 2048 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा। ओके, हमारा अगला न्यूज़ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिदवानंद द्वारा लिखित भगवत गीता के ई बुक संस्करण को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आज के हम लोग करेंट अफेयर्स में करेंगे, डिटेल से करेंगे, और साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण स्टैटिक पॉइंट्स को भी जानेंगे। लेकिन हम अपने पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले बस आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लाइक के बटन को दबा चुके होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर्स को। उसके पहले एक और सेक्शन आपके लिए ऐड किया गया है ताकि आप लोग देश विदेश से परिचित बने रहें। यदि आपसे कोई बोल दिया कि भाई फिनलैंड है, तो आपको तो पता होगा कि फिनलैंड कोई देश है। लेकिन यदि आपसे कोई और देश के बारे में पूछ दिया, मान लीजिए आपको बोल दिया अजरबैजान, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग देश से परिचित होते रहें। इसलिए आपके लिए एक और सेक्शन ऐड किया गया है कि जो कंट्री अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसकी फुल जानकारी दी जाएगी। तो हमारा आज का देश है न्यूज़ वाला उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान किस लिए न्यूज़ में है? क्योंकि ये जो है उत्तराखंड में भारत के साथ सैन्य अभ्यास अभी कर रहा है। ओके, तो हम लोग उज्बेकिस्तान की लोकेशन देखते हैं ताकि मैं उसे आसानी से आपको समझा सकूं। तो देखिए, ये रहा हमारा उज्बेकिस्तान, आपको दिख रहा होगा। उज्बेकिस्तान जो है दोस्तों, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा कि ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का देश है। ठीक है, मध्य एशिया का एक देश है। दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिएगा उज्बेकिस्तान में कि मध्य एशिया में मात्र 5 ही देश है, और सब के सब देश, ये जो 5 देश हैं, ये सभी देश लैंडलॉक है, भू आवद्ध है। ओके, तो आपसे पूछ देगा यदि कि इनमें से कौन सा देश भू आवद्ध है, तो उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 3 पॉइंट दूसरा पॉइंट हुआ। अब आपको तीसरा पॉइंट नोट करना है दोस्तों, क्या कि अरल सागर किन 2 देशों के बीच में है। ये देखिए हमारा अरल सागर है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ देता है कि अरल सागर किन 2 देशों के बीच में है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, और आपको इतनी देर में तो समझ आ ही गया होगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मैप के थ्रू पढ़ते रहिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम और जानते हैं ये जो हमारा अरल सी है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब सूखने के कगार पर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 नदियाँ आकर गिरती थी। ठीक है, कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं ये आपके एग्जाम में पूछ सकती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अमू दरिया और सिर दरिया, ये 2 नदियाँ आती थी, लेकिन अब उस पर डैम बनाकर उसके रास्ता को रोका गया है, जिसके कारण जो हमारा अरल सी है, लेकिन ये झील है। ओके, तो ये सूखने के कगार पर है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इतनी सारी बातों को। हाँ, एक और बात को मैं बताता चलूँगा। इधर आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, तो ये एरिया वाइज विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन यदि पूछ दिया आपसे कि पॉपुलेशन वाइज विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो वो इथियोपिया हो जाएगा। ओके, एक और बात को हम लोग देखेंगे, ये आपको कैस्पियन सी दिख रहा है,
इसके बारे में भी थोड़ा सी बात जानिए। कैस्पियन सी जो है विश्व का सबसे बड़ा झील है। सी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा झील है, साथ ही साथ खारे पानी की झील है। और कैस्पियन सी से किस किस देश की सीमाएं लगती है ये आपको जानना चाहिए। ओके, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देश है हमारा कजाकिस्तान, दूसरा देश हमारा है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा देश हमारा है ईरान, आपको दिख नहीं रहा है नीचे है, चौथा देश हमारा है अजरबैजान और पांचवा देश हमारा है रसिया। ठीक है, तो ये पांचों देश इसके सीमाबद्ध देश हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैस्पियन सी है ये झील है, इसीलिए सब के सब देश जो है वो भू आबद्ध है, लैंडलॉक है। भू आबद्ध कंट्री, लैंडलॉक कंट्री का परिभाषा आप लोग समझ रहे होंगे। लैंडलॉक कंट्री वो होता है जिसका कोई भी सीमा समुद्र से न टच हो। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इतनी सारी बातों को। अब हम लोग अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। और भाई साहब, आपको अरल सागर पर काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में प्रश्न पक्का पूछेगा। ओके, 100% श्योर रहिए। चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न था कि हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी फिर से धधक उठने के कारण चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो है यह उसी देश में स्थित है जिसमें माउंट मेरापी है। आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में माउंट मेरापी में भी क्रस्ट आ गया था, मतलब कि वो सब ज्वालामुखी धधक उठा था। मतलब ये सब जो है एक्टिव वोल्केनो है। और काफ़ी सारे एक्टिव वोल्केनो हमारे किधर है? पैसिफिक में है, पैसिफिक ओशियन में है। ओके, आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग इंडोनेशिया की लोकेशन को देखते हैं। ओके, तो इंडोनेशिया की लोकेशन देखने से पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, और हमारे भारत से पूर्व की ओर बढ़ते चलिए आपको इंडोनेशिया दिख जाएगा। तो ये रहा इंडोनेशिया। ओके, और हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया जो है क्या है? एक देश है, द्वीपों का देश है। ओके, बहुत सारे द्वीप इसमें हैं, करीब इसमें 1300 से ज़्यादा द्वीप हैं। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जिसका नाम आपको याद रखना है। जैसे बोर्नियो द्वीप हो गया सबसे बड़ा। यदि आपसे पूछ दिया प्रश्न कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये बोर्नियो द्वीप है। ओके, दूसरा द्वीप आप लोग ध्यान दीजिएगा सुमात्रा, तीसरा द्वीप आप लोग ध्यान दीजिएगा जावा, चौथा द्वीप सुलावेसी, और एक और पांचवा द्वीप आपको ध्यान देना है जिसका नाम है इरिया जाया। ओके, तो ये पांचों द्वीप है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा ध्यान न दीजिए, बस आप लोग बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और सुलावेसी को ध्यान रखिएगा। ओके, और बोर्नियो के बारे में मैंने अभी बताया कि ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए आपको जाकर्ता दिख रही होगी, यह भी फिलहाल इंडोनेशिया की राजधानी है। मैं फ़िलहाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोर्नियो द्वीप पर इधर एक जगह है जिसका नाम है कालीमंतान। कुछ दिनों बाद ये उसकी राजधानी हो जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जाकर्ता जो है अब डूबने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जाकर्ता इसकी राजधानी है वो किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। और जो जावा द्वीप है यह इंडोनेशिया का मोस्ट पॉपुलस द्वीप है, मतलब सबसे ज़्यादा आबादी जावा आइलैंड पर ही रहती है। ओके, और एक बात और, ये देखिए हमारा सुमात्रा है और ये मलेशिया है। तो सुमात्रा और मलेशिया के बीच एक जल संधि है और इस जल संधि का नाम है मरक्का जल संधि। ओके, कौन सा? मरक्का जल संधि। तो आपसे पूछ देता है कि मरक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में है? काफ़ी बार पूछा गया है जनाब, और आगे भी पूछा जाएगा कि मरक्का जल संधि किसके किसके बीच है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक और हमारा स्ट्रेट है, जल संधि है। कौन सा है? सुंडा जल संधि। ये आपसे पूछता है कि सुंडा जल संधि किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। यदि द्वीप की बात कर ले हम लोग तो सुमात्रा और जावा के बीच में है। ओके, इंडोनेशिया के बारे में एक और लास्ट फैक्ट जानेंगे क्योंकि इसके बारे में यदि हम बताते चले तो शाम हो चलेगी। तो इंडोनेशिया के बारे में एक लास्ट फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी का शहर कहाँ है? इंडोनेशिया ही है। मतलब सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में मुस्लिम आबादी रहती है तो कहाँ रहती है? इंडोनेशिया में रहती है। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है याद रखिएगा। खासकर बोर्नियो को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट राजधानी है कालीमंतान बोर्नियो पर बनेगी, और अभी जो फिलहाल की राजधानी है जाकर्ता वो जावा पर है। ओके, और जावा पर ही सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, जो मेरापी है, जो क्राकाटोआ है, और अभी हाल फिलहाल में जो ब्रस्ट हुआ है, ये सारे ज्वालामुखी जो है ये सब जावा आइलैंड पर ही हैं। और मैंने आपको अभी पहले ही बताया सबसे ज़्यादा भूकंप, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा सुनामी, ये सब के सब पैसिफिक ओशियन के ही रीजन में आते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ आई होगी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। तो ये था हमारा माउंट सिनाबुंग, जिसमें अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है? फिर से धधक उठा है। देखिए कितनी ज़्यादा धुआं की लपटें हैं भाई साहब, आप लोग एक बार देख लीजिए।
तो ये किस देश में है? इंडोनेशिया में है। और अभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा मसाला में इंडोनेशिया के बारे में बहुत कुछ जाना। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि थॉमस बाख को किस वर्ष तक के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो थॉमस बाख अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं और 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज जानते हैं ओलंपिक के लोगों के बारे में। ये जो हमारा एक्स्ट्रा मसाला है क्रंची, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, चटपटा लगेगा, उसमें हम लोग सबसे पहला फैक्ट हम लोग जानेंगे। ये जो हमारा लोगो है ओलंपिक का, इसके बारे में आपको लोगो दिख रहा है जिसमें 5 रिंग्स है। तो आइए उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं कि कौन सा रिंग किसको सिंबलाइज करता है। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो 5 रिंग है ये 7 महाद्वीप को दर्शाते हैं। चूंकि एक पर तो जीवन है ही नहीं, तो 6 महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो जानिए कि किसको कौन दर्शाता है। ये जो पीला वाला रिंग है ये एशिया को दर्शाता है। ठीक है, पीला वाला रिंग एशिया को, नीला वाला रिंग जो है ये यूरोप को दर्शाता है। ओके, ये जो ग्रीन वाला है ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया जो है उसको दर्शाता है। ओके, जो ब्लैक वाला है वो किसको दर्शाता है? अफ्रीका को दर्शाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका को दर्शाता है। और ये जो रेड बच गया ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ये जो ब्लू वाला रिंग है वो यूरोप को दर्शाता है, पीला वाला एशिया को, काला वाला अफ्रीका को, हरा वाला अमेरिका एंड ओशियानिया को, और ये जो लाल वाला है ये आपको नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को दर्शाता है। ओके, तो आप लोग इतनी सारी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला मसाला क्या है कि ओलंपिक के नेक्स्ट इवेंट। अभी इस साल के ओलंपिक का होने वाला ये तो आपको पता है, कल भी ये न्यूज़ में आया था। इस साल के जो ओलंपिक है टोक्यो में होंगे और इन्होंने ये भी कहा है कि टोक्यो जो है सबसे शानदार शहर है ओलंपिक को होस्ट करने के लिए। ओके, तो ओलंपिक के अभी जो फिलहाल वाला है ये टोक्यो में होगा। 2024 वाला कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2028 वाला कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में, यूएसए के। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ रिसेंट जो हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहला है एनसीएससी, मतलब कि नेशनल कमेटी ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसके चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल फिलहाल में विजय संपला जी को। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये 100% आपके पेपर में छपेगा। प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख कौन बनी है? तो आपको पता होगा जुलाई 2020 में जो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख थे रॉबर्ट एजेवेडो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी पहली बार पिछले महीने में ही विश्व व्यापार संगठन को एक महिला संभाल रही है और उनका नाम क्या है? नगोजी ओकेंजो-इवेलिया, जो कि नाइजीरिया के हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग चिंता न करिए, इतने प्रश्नों को कर लेंगे कि पेपर में कमी हो जाएगी कि प्रश्न लाए कहाँ से और छोड़े कहाँ से। तो चलिए कोई नहीं, ये तो बाद की बातें हुई। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नासा की कार्यकारी प्रमुख कौन बनी है। चूंकि ये महिला है और साथ ही साथ भारत की है, मतलब भारत मूल की है, और उनका नाम है भव्या लाल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल फिलहाल में सीबीआई के अंतरिम निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सिन्हा जी बने हैं। ऋषि कुमार शुक्ल इसके पहले जो थे उनका टाइम हो गया कि मतलब अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो उनके जगह पर अभी अंतरिम प्रभार किसके पास आ गया है? तो प्रवीण सिन्हा के पास। और लास्ट हमारा है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली काफ़ी न्यूज़ में रहा था कोविड-19, क्योंकि इसमें बहुत सारी मौतें हो गई थी। और इटली और भारत का मैंने कई बार आपको बताया कि ज्योग्राफिकल सिमिलरिटी भी है। तो इटली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कौन बने हैं? मैरियो ड्रैगी जी। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इतनी सारी बातों को। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न के उत्तर याद होंगे, और यदि आप भूल चुके हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सारे प्रश्नों को उत्तर एक बार लिख लीजिए या एक बार फिर से सुन लीजिए, तो क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये अनुराग ठाकुर जी हैं। ये सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए सेना में कैप्टन बन गए हैं। ओके, इनको प्रमोट कर दिया गया है कैप्टन के रूप में। ठीक है, तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला, जो कि आपको जानना चाहिए कि एक्स्ट्रा मसाला के बारे में कि अभी वित्त और कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री कौन है? तो यही है, अनुराग ठाकुर जी हैं। अब हम लोग जानेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में। किसके बारे में? कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल की बातें के बारे में हम लोग जानते चलेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में पहली बात को आप लोग जानिए कि संविधान के आर्टिकल 75 में ये बातें लिखी हुई है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे एवं प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे।
ओके, तो जो अभी मंत्री है, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें 3 रूप से बांटा गया है। कितने रूप से बांटा गया है? 3 रूप से। कौन कौन? एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ओके, कैबिनेट मंत्री में कौन कौन आते हैं? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब होते हैं। कैबिनेट मंत्री की विशेषता क्या होती है कि ये मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों में भाग लेते हैं। उसके साथ साथ राज्य मंत्री आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति होती है। ओके, ये जो दूसरे राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं, इनकी नियुक्ति कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होती है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी बातों को याद रखिएगा और ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं। ओके, तो ये हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गया और ये हमारे हो गए अनुराग ठाकुर जी, जो सांसद रहते हुए सेना में कैप्टन बन गए हैं। ओके, तो ये सारी बातें हुई। तो आप लोग प्लीज़ वित्त और कारपोरेट मामले के राज्य मंत्री कौन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होगा, क्योंकि ये मंत्री में रहते हुए ये सम्मान हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हमीद बोकयोको का कैंसर से निधन हो गया है। तो हमीद बोकयोको का कैंसर से निधन हो गया है। ये चूंकि पद पर ही थे अभी और इनका निधन हो गया, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आइवोरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नाम था हमीद बोकयोको, ये कैंसर से पीड़ित थे और जर्मनी में ही इनका कैंसर से निधन हो गया। ओके, अब हम लोग जानते हैं एक्स्ट्रा मसाला में आज अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ओके, तो चलिए ये रहा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ओके, और अफ्रीका महाद्वीप में ये है हमारा आइवोरी कोस्ट। यदि हम जूम कर लेते हैं आपके लिए तो ये आपको देखिए दिखेगा आइवोरी कोस्ट। ठीक है, तो हम लोग आइवोरी कोस्ट को देख लिए कि पश्चिम अफ्रीका में है, पश्चिम अफ्रीका के नीचे में है। और हम लोग जानते हैं अफ्रीका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और जानिए ये हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है, जितनी तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये सारे अफ्रीका से पास होती है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अगला फैक्ट आप लोग और जानिए कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये चारों गोलार्ध में स्थित है। मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये चारों गोलार्ध में फैली हुई है। ओके, इसके साथ साथ इसको काला महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो काला रिंग इसको डोनेट करता है ओलंपिक में। ठीक है, तो इसको काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसको जनजातियों के महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ओके, और फैक्ट्स जानिए इसके बारे में, इसे पठारी महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा भू आबद्ध देश यही है। ओके, अल्जीरिया जो है इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री है अफ्रीका का। ओके, और बाकी बहुत छोटे छोटे से जनजाति, वो छोटे छोटे जनजाति भी रहते हैं इसमें और देश भी है इसमें। ओके, ये जो आपको कांगो सेंटर में दिख रहा है, इसको बनों का देश कहते हैं। ठीक है, और इथियोपिया, ये देखिए हमारा इथियोपिया है, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर ही चर्चा किया था। इथियोपिया विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को हम लोगों ने जाना, इतना बहुत है। ओके, तो आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ आई होगी। प्लीज़ आप लोग कॉपी पर नोट डाउन करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बात मैं और बता दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें काफ़ी सारे मरुस्थल हैं, सहारा मरुस्थल, ठीक है, साहेल मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, तो ये सारे मरुस्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात मैं और इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। एक विक्टोरिया लेक है, ठीक है, तो विक्टोरिया लेक से नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नील। ओके, और इधर एक टाना लेक है, टाना लेक से नदी निकलती है ब्लू नील, और ये दोनों निकल के आगे बढ़ती है और नील गिर जाती है भूमध्य सागर में। ठीक है, ये जो है सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की। कौन सी नदी? नील नदी। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतनी सारी बातों को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा नए बियर एंड पे डिवाइस को लॉन्च किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च द न्यू बियर एंड पे डिवाइस? देखिए, एक्सिस बैंक के द्वारा बियर एंड पे डिवाइस लॉन्च किया गया है। मतलब एक घड़ी के जैसा है कि आप लोग घड़ी से ही पूरा भुगतान कर सकते हो, अब आपको फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक नया टेक्नोलॉजी है और ये किसने जारी किया है? एक्सिस बैंक ने। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कुछ बैंकों के बारे में। एक्सिस बैंक के बारे में तो आपको सारी बातें पता होगी। जब भी आप लोग शॉपिंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो चलिए भाई एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगा देते हैं। तो ये है हमारा एक्सिस बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता दे रहा हूँ। यदि बैंक की बात हो, हेडक्वार्टर पूछ रहा हो
और आपको नहीं पता हो तो प्लीज़ आंख बंद करके आप लोग मुंबई लगा दीजिए। ओके, 90% केस में सही हो जाएगा, 90 क्या 95% केस में सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके अभी फिलहाल MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी जी है। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? दिल से ओपन। ओके, तो ये है हमारा एक्सिस बैंक। चलिए कुछ और बैंक है उसके बारे में हम लोग जानते चलते हैं। ये हमारा SBI के बारे में आपको पता होगा कि इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको सबसे पहले किस नाम से जानते थे? ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आप लोग जानते चलिए कि इसके पहले SBI को किस नाम से जानते थे? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। और SBI के अभी जो चेयरमैन है ये कौन है? निदेशक कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं लिख दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा अभी SBI के चेयरमैन हैं। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नाबार्ड के बारे में जानते हैं। नाबार्ड के बारे में तो आपको पता होगा, फिर से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वही है मुंबई में। ठीक है, PNB का भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई में होगा। नाबार्ड के अभी प्रमुख कौन है? तो नाबार्ड के प्रमुख अभी हैं GR चिंतालू। ठीक है, कौन है इसके प्रमुख? GR चिंतालू। ओके, और एक बचा हमारा PNB, तो इसके प्रमुख कौन है? तो मल्लिकार्जुन राव जी हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके एक्स्ट्रा मसाला में कि क्या आपके लिए एक्स्ट्रा मसाला डाला गया है जो आपके जीवन को और चटपटा कर देगा। तो चलिए हमारा एक्स्ट्रा मसाला में वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको जानना है कि वर्ल्ड बैंक क्या है। तो वर्ल्ड बैंक है पूरे देश के, पूरे विश्व में बैंकों का समूह है। मतलब पूरे देश को यदि कोई कर्ज चाहिए पूरे विश्व में तो वो वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? USA के वाशिंगटन DC में है। इसके भी प्रमुख कौन है? डेविड मालपास जी हैं। ओके, SBI के निदेशक कौन है? ये मैंने अभी आपको बताया कि SBI के निदेशक दिनेश कुमार खारा जी हैं। और RBI के गवर्नर कौन है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो इसके 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, इसके पहले गवर्नर कौन थे RBI के? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ओसबोर्न स्मिथ जी RBI के पहले गवर्नर थे। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। एक फैक्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और वो फैक्ट क्या है कि यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि अभी भारत में कितने बैंक्स हैं, सरकारी पब्लिक सेक्टर के कितने बैंक्स हैं, तो आपका उत्तर होगा कि पब्लिक सेक्टर के अभी भारत में 12 बैंक हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय राज्य ने घोषणा की कि वह 2048 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा? वाह! विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बिड फॉर 2048 ओलंपिक? तो ये देखिए आपको अरविंद केजरीवाल साहब मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। इनकी सरकार द्वारा अभी बजट पारित किया गया है। ठीक है, कहाँ? चूँकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली की सरकार द्वारा अभी बजट पारित किया गया है और उस बजट को देशभक्ति बजट नाम दिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली की सरकार के द्वारा इस बजट में कहा गया है कि हम 2048 ओलंपिक में बोली लगाएंगे। और ये भी इन्होंने बताया कि 2047 आते आते दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो जाएगी। देखते हैं अब कितना देर तक ये सारी बातें चलती है, कहाँ तक हम लोग सही हो पाते हैं, और यदि सही वास्तव में सही हो पाया तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो किस भारतीय राज्य ने घोषणा की है कि वह 2048 ओलंपिक के लिए बोली लगाएगा? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। तो चलिए अब हम लोग इसके एक्स्ट्रा मसाला के बारे में जानते हैं, जो आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट जारी किया है? अभी मैंने आप लोगों को बताया दिल्ली ने। बजट के बारे में आपको पता होगा, इस साल जो बजट निकला है 1 फरवरी को बजट जारी किया गया था। इस बार बजट जो सॉफ्ट कॉपी में जारी किया गया था। बजट किसने जारी किया था? तो हमारे जो अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बजट जारी किया गया था। पिछले साल बही खाता में और इस साल सॉफ्ट कॉपी में। ओके, तो ये हो गया हमारे बजट के बारे में कुछ बातें। आपको पता होगा इसमें कुछ बातें क्या कि लेह में, केंद्र शासित क्षेत्र लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने की बात की गई। ये सारी बातें हुई। चलिए अब हम लोग जानेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न पूछ रहा है भाई साहब कि बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और ये प्रश्न काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है। बहुत सारे लोग बजट शब्द का उल्लेख जानकर अनुच्छेद 112 टिक करके चले आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में है ही नहीं। उसके जगह पर लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 112 में। ठीक है, तो बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किसी भी नहीं। और अनुच्छेद 112 क्या है?
तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है, जिसमें राष्ट्रपति साहब कहते हैं प्रधानमंत्री साहब से साल भर क्या करना है हमको आके दिखाओ, तो ये बजट पेश किया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसकी घोषणा करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। ओके, और धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत आता है, वो आर्टिकल 110 के तहत आता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा स्वामी चिदभवानंद द्वारा लिखित भगवत गीता के ई बुक संस्करण का लॉन्च किया गया है। रिसेंटली हु लॉन्च द ई बुक वर्जन ऑफ भागवत गीता रिटन बाय स्वामी चिदभवानंद। तो नरेंद्र मोदी साहब द्वारा कल स्वामी चिदभवानंद द्वारा लिखित भगवत गीता के ई बुक संस्करण को लॉन्च किया गया है। देखिए ये क्या हुआ, जो हमारा असली में भागवत गीता है, भागवत गीता किसका पाठ है, महाभारत का। महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास। तो भागवत गीता के लेखक कौन हुए, वेद व्यास। तो भागवत गीता को तमिल में किन्होंने लिखा था, तो स्वामी चिदभवानंद जी ने। और इसकी अभी हाल फिलहाल में 5 लाख से ज़्यादा प्रति बिक चुकी है। ठीक है, तो इसलिए अब इनको मोदी जी को सामने आकर ई बुक लॉन्च करना पड़ा। और ये जो ई बुक है ये कहाँ लॉन्च किया गया है, तो किंडल पर लॉन्च किया गया है। मोदी जी ने बताया कि अभी जो देश के युवा हैं वो ई बुक के प्रति काफ़ी उनका रुझान बढ़ रहा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ई बुक लॉन्च कर देना चाहिए, तो उन्होंने ई बुक लॉन्च कर दिया। ठीक है, मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गीता के बारे में, कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करो, कर्म की मतलब फल की चिंता ना करो। यदि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलता जाएगा, और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलता जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आराम से पढ़ते जाना है, समय आने पर आपका सब कुछ होते जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक्स्ट्रा मसाला के बारे में जानते हैं कि एक्स्ट्रा मसाला आपके लिए क्या दिया गया है। तो ये है कि श्री रामकृष्ण तपोवन के संस्थापक कौन है। श्री रामकृष्ण तपोवन के संस्थापक कौन थे, तो ये वही स्वामी चिदभवानंद जी श्री रामकृष्ण तपोवन के संस्थापक थे। ओके, महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जानते हैं। चूँकि गीता की बात हो रही है तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो महाभारत के फारसी अनुवाद को हम लोग रज्मनामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अनुवादक कौन थे, फारसी में अनुवाद किसने किए थे, तो आप लोग मध्यकालीन भारत में चलिए हमारे साथ। तो मध्यकालीन भारत में आई होप कि आप लोग पहुंच चुके होंगे। तो बदायूनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और बदायूनी के साथ एक नाम और आता है अब्दुल कादिर। वैसे तो 4 नाम आते हैं, लेकिन बदायूनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने रज्मनामा मतलब महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला एक्स्ट्रा मसाला आपके लिए है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। कौन है, रामचंद्र गुहा जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे मिला है। तो 2020 का मान बुकर पुरस्कार मिला है किन्हें, डगलस स्टुअर्ट को। किस पुस्तक के लिए, तो सुगी बैन के लिए। ओके, अगला प्रश्न है कि 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, लुइस ग्लिक, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, अब जब नोबेल की बात चल निकली है तो एक और नोबेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जानते चलिए कि 2020 का जो शांति का नोबेल है वो किसको मिला। तो वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो चाहे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है। ओके, इटली के रोम में है। तो इतनी सारी बातों को याद रखिएगा। तो हमारा प्रश्न जो था कि हाल ही में किसके द्वारा स्वामी चिदभवानंद द्वारा लिखित भगवत गीता के ई बुक का लॉन्च किया गया है, तो ये नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, और ये जो इनका जो श्रीमद् भागवत गीता है आप लोग देख सकते हो, ये बस तमिल में अनुवाद किया गया है श्रीमद् भागवत गीता का। ओके, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि रूस ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, रूस और चाइना के बीच एक मेमोरेंडम पर साइन हुआ है कि हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाएंगे, मतलब कि इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, तो किसके किसके बीच, रसिया और चाइना के बीच। देखिए, अभी चाइना हाल फिलहाल में अपना बजट पेश किया था, बजट ही बोल सकते हैं, और इसने ये भी बताया कि हम जल्दी ही ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाएंगे, मतलब डैम बनाएंगे, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी बातें इसके बजट में थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया आपको। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक्स्ट्रा मसाला में आज जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उसके हम लोग स्पेस के नाम को जानेंगे कि उसका जो अंतरिक्ष स्टेशन है, उसका जो अंतरिक्ष कार्यशाला है, प्रयोगशाला, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं।
तो चलिए, आपके एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न पूछ देगा दोस्तों कि रोसकॉसमॉस क्या है। तो जिस तरह से भारत में इसरो है, तो उसी तरह से रसिया का जो स्पेस स्टेशन है, स्पेस प्रोग्राम है, अंतरिक्ष अनुसंधानशाला है, उसको हम लोग बोलते हैं रोसकॉसमॉस। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? अमूमन है कि चूंकि रोसकॉसमॉस है तो इसका हेडक्वार्टर मॉस्को ही होगा, रूस की राजधानी मॉस्को में। हाँ, तो इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। अगला हमारा है जाक्सा। तो आपको लग रहा होगा नाम से ही कि ये जापान का है। जी हाँ, जाक्सा का फुल फॉर्म मैं एक बार बता देता हूँ, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसकी राजधानी टोक्यो में है। चलिए, इसरो के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में नहीं, बंगलोर में है। और इसके चीफ कौन है? के सिवन जी। नासा के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और नासा का जो प्रक्षेपण केंद्र है, ये आपसे पूछता है कहाँ है? केप कैनबेरल में। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हमारे एक्स्ट्रा मसाला के बारे में। लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है। हाँ, चाइना का मैंने छोड़ दिया है। तो चाइना का जो स्पेस अनुसंधानशाला है, इसको हम लोग चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी राजधानी बीजिंग में है। ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारा प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम लोग मूव कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। वो प्रश्न जिसका जवाब आपसे कल मांगा गया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके उस प्रश्न का जवाब भी दिया। तो चलिए, उस प्रश्न था कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उसके राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया और इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। तो ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहें और आगे परीक्षा में जितने भी एग्जाम्स हो, लाइव की एग्जाम्स हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें टॉप परफॉर्म करें। ऐसी मेरी भगवान से दुआ है। हर हर महादेव। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लेंगे आज के प्रश्न को जो आपसे पूछा जाएगा और आप में से देखते हैं कितने लोग कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न है कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड किसान फसल राहत योजना? कौन सा राज्य सरकार द्वारा किसान फसल राहत योजना लॉन्च किया गया है? और आपके ऑप्शंस है ओडिशा, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों, अब आपका कार्य शुरू होता है कि आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर जवाब में दें। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों को जोड़िए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें अपने आप में। ओके, तो आपका लाइक्स, आपके शेयर्स ही हमें और इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।